हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद सिंह स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन चैनल पर उत्थान क्लासेस किरावली में। आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास है जनरल साइंस की है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वृक्क क्या होता है। मानव में जो वृक्क होता है उसका वजन कितना होता है, ठीक है ना। और उसमें सारी गतिविधियों को समझते हुए हम ये समझेंगे कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, किसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, और दूसरी बात आपको ये भी समझना है कि बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबके बारे में समझेंगे डिटेल से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम का जो स्राव होता है, यानी कि एंजाइम जो निकलते हैं वो बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं या अंतःस्रावी से। नलिका युक्त कौन सी जो ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी होती है या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दूसरी बात, हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, अंतःस्रावी से होता है या बहिःस्रावी से होता है। मानव में ऊर्जा का स्रोत जो होता है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसका क्या रेशियो रहता है ना। कठोर परिश्रम करने वाले को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हल्का काम करने वाले को क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ स्त्री में कितना होता है, पुरुष में कितना होता है। हम इन सब चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया, उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपका यह है कि आमाशय के जठर रस से प्राप्त होने वाला एंजाइम। आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आमाशय का जठर रस होता है, उससे प्राप्त होने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से बताइए। एक हो गया आपका, मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा मार्क करने में मुझे आसानी हो जाए। पहला कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा कौन सा है, रेनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है उसे ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है ना। जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उससे उसको कई चीज़ों में एंजाइम होता है और आपके क्या है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, वो सभी के सभी उसे पचाने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों में तोड़ देते हैं। तो जब मैं पाचन क्रिया पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, पित्त के द्वारा। ये पित्त का कार्य होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है आपका वृक्क में बनने वाली पथरी होती है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। वृक्क जो होता है मानव के अंतर्गत, उसमें जो पथरी बनती है उसे क्या कहते हैं। बहुत जनरल पॉइंट है और इस जनरल पॉइंट को आप समझेंगे। क्लियर हो गया। तो ये कौन सा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो पथरी जो बनती है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। और देखो, एक वर्ड आता है टेंडन और एक वर्ड आता है लिगामेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, मांसपेशी और अस्थि का जो जोड़ होता है उसे हम टेंडन कहते हैं, और अस्थि के साथ में अस्थि जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, वह ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि। किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है आपको पता होना चाहिए। ये पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसका नाम आता है बताओ, पीयूष ग्रंथि का नाम आता है। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है, ऐसी ग्रंथियां जो सीधे हार्मोन का स्रावन करती हैं जो रक्त में मिल जाता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि किसमें आती है, पीयूष ग्रंथि हुआ, अवट ग्रंथि हुआ, परावट ग्रंथि हुआ। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां जो होती हैं ये मानव शरीर में अंतःस्रावी होती हैं और ये मास्टर ग्रंथि मानी जाती है, पीयूष ग्रंथि। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वह पोषक तत्व जो गर्भवती महिला के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी कि कोई गर्भवती महिला होती है जो मां बनने वाली होती है, उसके लिए कौन कौन से तत्व हैं जिनकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है, उसकी बॉडी में आवश्यकता होती है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एक हो गया कैल्शियम और दूसरा क्या होगा, फॉस्फोरस। मजेदार बात यह है कि जो कैल्शियम होता है इसे शरीर में इसके नियंत्रण को करने का प्रमुख कार्य, रक्त में इसके बनाए रखने का प्रमुख कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, परावर्तक ग्रंथि करती है। तो परावर्तक ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं।
किसको? न्यूरॉन को कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़िए। वृक्क का वजन कितना होता है? जनरल पॉइंट है। एक वृक्क का वजन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। वृक्क का वजन वेट जो होता है वो कितना होता है? 140 ग्राम। कितना होता है बच्चों बताओ? 140 ग्राम होता है, ये ध्यान रखेंगे। वृक्क में 1 मिनट में रक्त निस्पंदन कितना होता है? 125 ml। 125 ml के आसपास वृक्क के द्वारा जो रुधिर होता है, रक्त होता है, उसका निस्पंदन कर दिया जाता है। निस्पंदन मतलब उससे गुजर जाता है फ्रेश होकर के। अच्छा, पूरे दिन में एक वृक्क से कितना रक्त निस्पंदन होता है वो आप ध्यान रखेंगे? 180 लीटर, 180 लीटर होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जनरल पॉइंट हो गया। और एक मानव के द्वारा, एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक दिन में जो मूत्र उत्सर्जित होता है वो कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है वो आप ध्यान रखेंगे। कितना होता है? 1.45 लीटर। आप जानते हैं कि मूत्र में मात्रा अगर देखा जाए तो मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। कितना? 95% जल पाया जाता है और 2% उसमें क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। और 2.7% उसमें क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और 0.3% उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार इन सब के मिश्रण से क्या बनता है? मूत्र बनता है। तो मूत्र में बताओ सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि मूत्र में यूरिया का कितने % पाया जाता है? वो बता देंगे 2.7%। आपसे पूछा है लवण कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? 2% पाए जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के मूत्र में जो निकलता है उसमें कितनी होती है? 0.3% होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो मैंने अभी अभी बताया, एक बार उसको देख लीजिए। अभी मैंने जो बताया, मूत्र में जल कितना होता है बताओ? मूत्र में जल की मात्रा कितने % होती है बताओ? 95% होती है। और लवण कितनी मात्रा में पाया जाता है बताओ? 2%। और ये कितना पाया जाता है बताओ? 2.7% यूरिया। यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है बच्चों बताओ? यूरिक अम्ल की मात्रा होती है 0.3%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कि मूत्र का पीएच मान। पीएच मान जो होता है आप जानती हैं अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यानी कि पीएच मान का मतलब क्या होता है? अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित किया जाता है। जब 5% यानी कि जब पीएच मान 5 से कम होता है तो वो कैसा होता है बताओ? क्षारीय होता है। और अम्लीयता का पॉइंट चलता चला जाता है, 7 से नीचे जैसे आते हैं। तो अब जैसे से ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या आता है? क्षारीयता के तत्व बढ़ जाते हैं। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है बताओ? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। अच्छा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये बात आपको पता होना चाहिए। जो मानव होता है, स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसका कितना वजन होता है? 1 kg 400 ग्राम, यानी कि आप कह सकते हैं 1400 ग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं? और 1000 ग्राम का 1 kg बनता है। 400 ग्राम अलग से हो गया, तो लगभग समझ लीजिए 1 kg 400 ग्राम का क्या होता है बताओ? बोलो, वजन होता है उसका। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न है आपका फेवरेट प्रश्न आता है। जांघ की हड्डी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी होती है? 206 होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो बचपन में रहता है बच्चा जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 अतिरिक्त होती है। ये 208 है। कितनी है? अगर आपसे पहचानने में गलती हो रही हो तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ, कुछ और मत समझ लेना। ये कितना है? 208। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 2 हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, बाद में 2 हड्डियाँ बाकी की हड्डियों में मिल जाती हैं। क्यों भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, अब आगे समझिए इस चीज़ को। आगे हम समझते हैं कैसे? जो आपका मानव शरीर होता है उस मानव सिर की हड्डियाँ कितनी थी? जो सिर होता है उस सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? और जनरल पॉइंट आपका कितनी होती है बताओ? 29। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। अब बात करते हैं ग्रंथियों की। तो ग्रंथियों में बहिस्रावी ग्रंथि आती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रंथियाँ जिनसे एंजाइम का क्या होता है? स्रावन होता है। मतलब जिनसे एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम जो निकलते हैं वो एक नलिका के माध्यम से निकलते हैं।
तो आप जरा सोचिए कि एक नलिका जो है गुजर रही है आपकी, और उस नलिका में जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लीजिए सपोज करूँ ये नलिका है और ये यहाँ से यहाँ आती है, ओके, और ये आप ऐसे इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। सपोज करो कि ये, अब आप यहाँ समझिए, मान लीजिए कि जो ग्रंथि है वो ग्रंथि कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ग्रंथि है, ओके। अब इस ग्रंथि से क्या निकल रहा है, एंजाइम निकलेगा। तो एंजाइम निकलेगा तो किस में आएगा बताओ, इस नलिका में ही तो आएगा, और नलिका में बहते हुए ये धीरे धीरे चलेगा ऐसे करके, और जहां इस नलिका का मुहाना होगा उस मुहाने में आकर के यहाँ पर आकर के ये निकल जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी का और कहीं नहीं फैलेगा। इसका मतलब बहिस्रावी ग्रंथि की खासियत ये होती है कि ये नलिका युक्त होती है। कैसी होती है बच्चों बताओ, नलिका युक्त होती है। इसका खास संदर्भ ये होता है कि जहां से इसका एंजाइम स्राव होता है वो नलिका के माध्यम से, जहां नलिका खुलती है वहां पर उसका क्या होता है, वहां वो निकलता है। क्लियर हो गया? ये होती है। और पहला पॉइंट क्या बताया कि इससे एंजाइम स्रावित होता है, दूसरा ये नलिका युक्त होती है, इसकी विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं कि भैया बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो जरा एक बार देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियों में जैसे दूध ग्रंथि, आपने देखा पशुओं में होता है, माँ भी दूध पिलाती है तो दूध बनता है। दूध बनता है तो दूध बनने के बाद नलिका के माध्यम से एक निश्चित जगह पर खुलता है जहाँ पर उसका बच्चा उसे क्या करता है, प्राप्त करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक होती है, इन्हीं में एक दूध ग्रंथि होती है, कौन सी, श्वेत ग्रंथि, तो श्वेत ग्रंथि हो गया। दूसरी कौन सी है, अश्रु ग्रंथि। आंसुओं को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, यानी कि जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो आंखों से क्यों निकलते हैं, कहीं और से क्यों नहीं निकलते, क्योंकि जो ग्रंथि स्रावित होती है उसकी नलिका कहाँ होती है, वही खुलती है, और उससे अश्रु स्रावित होते हैं, तो अश्रु ग्रंथि हो गई। नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया, श्लेष्म ग्रंथि हो गई, ठीक है। और इसी में कौन सा होता है बताओ, लार ग्रंथि हो गई। कौन सी, लार ग्रंथि। ये सभी की सभी 5 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो मुख्य रूप से कैसी हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियों में शामिल की जाती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, तो ग्रंथियां। तो ग्रंथियों में जैसे मैंने अभी बताया, तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार में कौन कौन सा हो जाएगा, पहला तो ये हो गया आपका, पहला कौन सा है बताओ, बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरी कौन सी होगी बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि होती है, तो नलिका युक्त ग्रंथि को हम क्या कहते हैं बताओ, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि होती है जो उससे क्या कहते हैं बताओ, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मजेदार बात यह है, आपको समझने के लिए ध्यान रखना, इससे जो श्रावण होता है वो किसका होता है बताओ, इससे एंजाइम, क्या निकलते हैं इससे, एंजाइम, एंजाइम का स्राव होता है। और इससे किसका श्रावण होता है बताओ, इससे हार्मोन का श्रावण होता है। किसका बच्चों बताओ, हार्मोन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एंजाइम किससे निकलते हैं और हार्मोन किससे निकलते हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से ये दोनों आपस में क्या जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। इसे आप याद रखेंगे। तो ग्रंथियों में बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, राइट? क्लियर हुआ? चलो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ। मुझे तकनीकी जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप केवल पढ़ने पे ध्यान दें। और एक्स्ट्रा अगर थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ें आपकी समझ में बेहतर आना जरूरी होता है। ओके, चलो तो देखिए, मैं इसे ऊपर तक कर लेता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी थी, अभी आपने बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ी, अब कौन सी पढ़ेंगे बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती है, 3 आती हैं। एक हो गई पीयूष ग्रंथि, एक हो गई कौन सी, अवट ग्रंथि, और एक कौन सी होगी, परावट ग्रंथि। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां कैसी होती है बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अभी मैंने इसकी विशेषता बताई थी। अंतःस्रावी ग्रंथि होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये नलिका विहीन होती हैं, और इनसे जो स्रावन होने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है, हार्मोन होता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्राव होता है बताओ, हार्मोन निकलता है इनसे। अच्छा, अब विशेष बात ये होती है, पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है बताओ, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। और मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनेपन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति में एसटीएच हार्मोन कम स्रावित होता है उस व्यक्ति में उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, बौना हो जाता है, और थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ठीक ठाक हो जाता है, बैलेंस रहता है।
ठीक है। तो एसटीएच हार्मोन जो स्रावित होता है वो किस ग्रंथि से होता है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि से होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और मैंने एक चीज और भी बताई थी आपके लिए, वो कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक थायरॉक्सिन हार्मोन बताया था। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है तो उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ, उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति कम पड़ जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो किस ग्रंथि से होता है, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। वो कौन सी ग्रंथि है बताओ, अवरुद्ध ग्रंथि है। क्लियर हो गया। जैसा कि मैं बार बार बताता चला रहा हूँ, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है परावर्तक ग्रंथि से। तो वह ग्रंथि जो रुधिर में, रक्त में आपका कौन सा बताओ, रक्त में आपका कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है बताओ, वो होती है परावर्तक ग्रंथि होती है। क्लियर। इससे निकलने वाला हार्मोन उसे नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, उसके भार का 65 से 75% क्या होता है, जल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर में जो उसका भार होता है उसका 65 से 75% भार क्या होता है, हाँ, जल की मात्रा पाई जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए हम बता देते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। सारणी देखिए आप, मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता में कार्य की प्रकृति, पुरुषों में ऊर्जा, स्त्री में ऊर्जा। मतलब कार्य कैसा है, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है। अगर हल्का कार्य है तो पुरुष में 2000 कैलोरी की मात्रा आवश्यकता होती है, स्त्री में थोड़ी ज़्यादा होती है, 2100 कैलोरी की, है ना। लेकिन कार्य अगर कठिन परिश्रम होता है, कठोर परिश्रम किया जाता है, तो फिर मनुष्य में ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो जाती है। और उसमें कितना होता है बताओ, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 3600 कैलोरी, और जबकि स्त्री में कितनी, 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। अगली क्लास जब हमारी होगी तो इससे आगे की चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें खास तत्व जो हम शामिल करने जा रहे हैं कौन सा है, अगली क्लास में हम किसको पढ़ाएंगे, डिसीजेज, बीमारियों को पढ़ाएंगे कि मानव में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो पराजीवी के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है, और जैसे प्रोटोजोआ हुआ, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, तो किस किस के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, उसका उपचार क्या होता है, उसके लिए टीकाकरण क्या किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर डिसीज से संबंधित एक प्रश्न ना पूछा जाता हो। क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और वो भी किसके साथ, इसी के आगे का टॉपिक जो रहेगा उस नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।